हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 28 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे पहले 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी को 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेधांश सीरीज का पार्ट 2। तो मेधांश सीरीज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें आप सभी को कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 20 क्वेश्चन इसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन और 20 मेधांश सीरीज के क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों को हम 40 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ी सी जल्दी जल्दी बोलेंगे। अगर वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन को 40 मिनट में करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप सभी का टाइम बचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ वीडियो में गलत दिखे या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो फ्रीडम एज का अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो यह हुआ है दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान के बीच में। इसके बारे में अध्ययन करें तो फ्रीडम एज अभ्यास यह त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन पूछे किन देशों के मध्य हुआ है? तो यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के बीच में यह अभ्यास हुआ है। यह अभ्यास पूछे किस द्वीप पर हुआ है? तो यह द्वीप है जेजू द्वीप। और इस द्वीप पर अधिकार किसका है, यानी कि यह द्वीप किसका है? तो यह साउथ कोरिया का द्वीप है। तो फ्रीडम एज अभ्यास हुआ है यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है, जेजू द्वीप पर हुआ है। और यह अभ्यास क्यों किया गया है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया और रूस को काउंटर करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले रूस के जो राष्ट्रपति थे वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा पे आए थे। तो इसी को देखते हुए यूएसए, जापान और साउथ कोरिया ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज अभ्यास। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और विभिन्न देशों के साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं, इसको देख लेते हैं एक नज़र में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो एक तो होता है मित्र शक्ति अभ्यास, दूसरा होता है सिलिनेक्स अभ्यास। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो एक तो होता है संप्रीति अभ्यास और दूसरा होता है बोंगो सागर अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास और इसके बाद कॉप इंडिया अभ्यास और तर्कस अभ्यास। ये तीनों अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये तीनों अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है? तो मालाबार अभ्यास होता है 4 देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होने वाला अभ्यास कौन सा है? मालाबार अभ्यास है। एक्वेरियन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास का आयोजन किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रूस में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो रूस में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है। जबकि बात करते हैं हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, राज्य में या यूटी में पूछे तो यूटी में किसने किया है? तो लद्दाख ने किया है। तो यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, तो लद्दाख जो है यूटी है, इसे याद रखेंगे। और राष्ट्र के रूप में अगर पूछे किसने घोषित किया है, तो किर्गिस्तान ने किया है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का पहली बार आयोजन दीव में किया गया है और यह पहली बार खेला गया है। और इसमें पूछे कि पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। सेकंड प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हुनर प्रारंभ हुआ है दुबई में। हुनर क्या है? तो हुनर जो है भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी है। इसका प्रारंभ अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हुनर का आयोजन दुबई में किया गया है। इस हुनर में क्या दिखाया जाएगा? तो जो जनजातीय हैं उनके रहन सहन, खान पान, उनकी वेशभूषा का प्रदर्शनी हुनर में दिखाया जाएगा। और यह हुनर जो है प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो दुबई में किया गया है। कुछ दिनों पहले एक और जनजातीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था यूएई में, जिसका नाम है स्वदेश। तो दोनों याद रखेंगे, स्वदेश और हुनर क्या है? यह जनजातीय कला प्रदर्शनी है। इसका आयोजन हुनर का दुबई में किया गया था और स्वदेश का भी यूएई दुबई में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनसीएससी
NCSC का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी जनजातीय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 338। और पूछे कि NCSC के अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना हैं। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि जो जनजाति होते हैं उनका अनुच्छेद कौन सा है, तो उनका उल्लेख किया गया है 338 में। और वहीं बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो जनजातीय होते हैं, ये जनजाति नहीं है, ये जाति है और ये जनजाति है। तो जाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 338 है, जबकि जो जनजातीय हैं इनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 338A है। यह अलग से जोड़ा गया था, 338 से एक अनुच्छेद अलग करके 338A बनाया गया था जो जनजातियों से संबंधित है। और यह कब अलग किया गया था, तो यह संविधान में 89वां संविधान संशोधन करके अलग किया गया था। अगर वही बात करते हैं जनजातीय मंत्री कौन है वर्तमान में, तो जुरैल ओरांगजी जनजातीय मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो चादुम्बी महोत्सव मनाया जाता है आसाम में। असम के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल जैसे बिहू, बगरुम्बा, अम्बुबाची मेला, ये सभी कहाँ होते हैं, तो ये असम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है, तो यह किया है POEM पर। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। और इसी से एक और रॉकेट लॉन्च किया गया था, एक्सपोसैट रॉकेट भी इसी एक्सपोसैट उपग्रह अगर पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये भी PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। और PEOM उपग्रह, ये दोनों उपग्रह इसी रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, तो इंद्रमणि पांडे जी बने हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग्वे बना है। इसके बारे में अगर व्याख्या देखें तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर पूछे ISA की स्थापना कब हुआ था, तो COP21 में हुआ था। और COP21 कब हुआ था, तो यह हुआ था 2015 में। और कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ISA की स्थापना कब होता है, तो 2015 में होता है। और इसकी स्थापना पूछे किसने किया था, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA की स्थापना किया था। और क्यों किया था, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के साथ किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर किया था। और पूछे कि ISA में साइन करने वाले कितने देश हैं, तो इस पर सिग्नेचर करके हस्ताक्षर किए हैं, मतलब हस्ताक्षर करके 119 देश जो हैं जो इस पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन सदस्य जो है, पूर्ण सदस्य इसके कितने देश बने हैं, तो 100 देश बने हैं इसके पूर्ण सदस्य। वहीं बात करें कि 100वां देश कौन बना है, तो यह पराग्वे बना है। जबकि 99वां देश पूछे कौन सा बना है, तो यह बना है स्पेन। ठीक है, तो 99वां देश याद रखेंगे कौन है, स्पेन है। जबकि 100वां देश पराग्वे है। ISA का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है, तो मनोज मुकुंद नरवाने जी से है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो 46वें सत्र की अध्यक्षता अपना भारत करेगा। जबकि 45वें क्रम की अध्यक्षता किसने किया था यूनेस्को का, तो सऊदी अरब ने किया था। और यहीं पर भारत के 2 विश्व धरोहर स्थल घोषित हुए थे, 41वें क्रम का और 42वें क्रम का। तो 41वें क्रम का कौन सा है, शांति निकेतन है। और यह पूछे कहाँ पर है, तो यह कलकत्ता में है। वो शांति निकेतन की अगर पूछे स्थापना किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और 42वां विश्व धरोहर कौन सा घोषित हुआ है भारत का, तो होयलेश्वर मंदिर। और यह कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में है। और ये कहाँ है, कलकत्ता में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो प्रदेश में महाराष्ट्र को मिला है। अगर शहर में पूछे किसे मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, तो इंदौर और सूरत दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है, तो भारत की सबसे बड़ी लियोपर्ड सफारी कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो यह बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में शुरू किया गया है।
इसके बारे में अध्ययन करें तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, यह देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू हुई है। तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में शुरू हुई है। और यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इस प्रकार से अगर बात करें कर्नाटक में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कर्नाटक में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो बन्नेरघट्टा, दूसरा बांदीपुर, तीसरा नागरहोल और चौथा अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे। तो देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कहाँ पर शुरू हुआ है? बन्नेरघट्टा में शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? कर्नाटक बेंगलुरु में है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं और किस राज्य में स्थित हैं। जैसे कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। और कूनो में ही नामीबिया से जो चीते लाए थे कहाँ पर रखे गए थे? तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में रखे गए थे। रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह असम में है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ है? यह असम में है। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह है त्रिपुरा में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह अंडमान निकोबार पे है। और नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम एक प्रकार का असॉल्ट राइफल है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। तो अटल सेतु जो है यह मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बना है। और इसकी अगर पूछे कि मुंबई से और नवी मुंबई के बीच में दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी आप सभी को याद रखना है 21.8 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो यह चेन्नई में किया है। सहयोग काइजिन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होने वाला अभ्यास है। 5वां प्रश्न है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है उड़ीसा में। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी व्याख्या करें तो वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र यह भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र, इसका शुभारंभ पूछे कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है उड़ीसा में। इसमें जो है क्या किया जाएगा? इसमें जो है लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस जोखिम प्रबंधन केंद्र में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए जो है एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है जिसका नाम है श्री यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित होगा जिसमें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा में, जो कि भारत का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है। अब देख लेते हैं उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कलिंग युद्ध का उल्लेख अगर पूछे कि अशोक के किस अभिलेख में किया गया था? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है अशोक के किस अभिलेख में किया गया था? तो 13वें अभिलेख में किया गया था। भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह ओडिशा में है। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख अगर पूछे किस राजा से संबंधित है? तो यह खारवेल राजा से संबंधित है। और खारवेल राजा का अगर पूछे संबंध किस राज्य से है? तो यह कलिंग से संबंधित थे, जो कि वर्तमान में उड़ीसा कहलाता है। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फेंटिनो साहब को अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्फेंटिनो कौन है? तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो साहब हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह केरल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जून को। अब देख लेते हैं MSME, इसका मतलब होता है मीडियम स्मॉल एक बार फिर से आप सभी देख लेंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं। पता है पढ़ाने में थोड़ा सा दिमाग ना कंसंट्रेट थोड़ा सा नहीं हो पाता, दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही आगे भागता है कि जल्दी जल्दी कंटेंट पूरा करा दें।
सूक्ष्म लघु मीडियम मध्यम उद्यम दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, इसे जो है MSME कहते हैं। अभी लास्ट तक याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा इसका फुल फॉर्म, नहीं तो किसी को याद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दे, ठीक है। तो MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 27 जून को। पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 2017 में। और इस बार पूछे कि MSME का थीम 2024 में क्या रखा गया है, तो संकट से उबरने के लिए MSME में लचीलापन लाना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ दिवस देख लेते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस पहली बार मनाया गया है 25 मई को। आलू दिवस कब मनाया गया है, तो ये भी पहली बार 30 मई को। और मरखोर दिवस ये भी पहली बार मनाया गया है, यह मनाया गया है 24 मई को। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अगर पूछे कब मनाया जाएगा, तो यह 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को ही जो हमारा चंद्रयान थर्ड है, यह कहाँ पर लैंड किया था, तो चंद्रयान 3 हमारा लैंड किया था चांद के साउथ पोल पर, तो मून के साउथ पोल पर लैंड किया था। कब किया था, तो यह किया था 23 अगस्त को। इसी याद में जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और जिस जगह पे मून के साउथ पोल पर जिस जगह पे लैंड किया था उसका नाम क्या रखा गया है, तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, ठीक है। क्या नाम रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभव विकसित किया है। UGC ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है शेरनी। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह युगांडा में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न हमारा 7वां। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो चैडविक हाउस का उद्घाटन किया गया है शिमला में। इसके बारे में अध्ययन करें तो चैडविक हाउस का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ पर किया गया है, शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछे शिमला है, ठीक है। तो यहीं पर चैडविक हाउस का उल्लेख किया गया है। और यह जो चैडविक हाउस है यह क्या है, तो यह एक संग्रहालय है, ठीक है। क्या है, यह संग्रहालय है। और यह जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसको स्थापित किया गया है जो भारत के वर्तमान CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो चैडविक हाउस का स्थापना पूछे कहाँ किया गया है, तो शिमला में किया गया है। अगर CAG का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर पूछे कि CAG का उल्लेख भाग कितने में है, तो भाग 5 में है। और अनुच्छेद पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक CAG का उल्लेख है। अगर वहीं बात करते हैं भारत के पहले CAG कौन थे, तो नरे हरि राव जी थे। और इनका कार्यकाल पूछे तो जो CAG होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर इनका 65 वर्ष पूरा हो जाए। अगर पूछे कि जो CAG हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और इसके बाद इनके पद से हटाने की शक्ति अगर पूछे किसके पास होती है, तो हटाने की शक्ति होती है संसद के पास, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटाते कौन है, संसद। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कनुमा क्या है, यह एक मवेशियों का त्यौहार है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी है, तो BR अम्बेडकर जी की है। और इसका उद्घाटन पूछे कहाँ किया गया है, तो विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसे जो है MP लैंड्स कहते हैं। और इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। 8वां प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है, तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। इसके बारे में अध्ययन करें तो डेविड वार्नर ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रेड बोल्ट ने भी संन्यास ले लिया है। और ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, तो दोनों को याद रखना है। डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ट्रेड बोल्ट कहाँ से हो जाएंगे, न्यूजीलैंड से हो जाएंगे। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है, तो हेविसियोर का संबंध हो जाता है हेपेटाइटिस A से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है, तो साइक्लोन प्रारंभ किया है मिस्र के साथ।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन जी, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 9वां प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमें लगता है ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसे जो है मिनी रत्न श्रेणी में प्रथम अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? तो मिनी रत्न श्रेणी में शामिल किया गया है। और इसे शामिल किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शामिल किया है। किस कंपनी को? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी को जो है मिनी रत्न में प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की पूछे स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में किया गया था। और इसका अभी हाल में 2024 में 50 वर्ष पूरा हो गया है। और अगर बात करें कि यह दर्जा पाने वाली यह 54वीं कंपनी बन गई है। ठीक है, तो इससे पहले जो है कितनी मिनी रत्न कंपनियां थी? 53 थी। 54वीं कौन बनी है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जॉय अवार्ड जो है कहाँ प्रदान किया जाता है? सऊदी अरब में। और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अमृत पूछे किसने प्रारंभ किया है? तो केरल सरकार ने किया है। और किसके लिए? तो एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ऊपर चला गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। इसके बारे में अध्ययन करें तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड्स 2024 यह किसे दिया गया है? तो यह प्रदान किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। और यह कंपनी कहाँ पर स्थापित है? तो यह कलकत्ता में स्थापित कंपनी है। तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को यह पुरस्कार, यह अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने 100 युद्धपोत बनाने वाली भारत की यह पहली कंपनी बन गई है। तो भारत की अगर पूछे 100 युद्धपोत बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बनी है। और यह कहाँ की कंपनी है? तो यह कोलकाता की कंपनी है। ठीक है, तो इससे कौन सा अवार्ड दिया गया है? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो यह कैमरून ने प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का गठन क्यों किया गया था? तो आप सभी को अभी कल ही बताया था। तो इसका गठन किया गया था DRDO की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो यह जारी किया है प्रथम NGO ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो 2024 का भारत का पहला स्टार्टअप कौन सा है? यूनिकॉर्न कौन सा है? तो वह है कुट्रिम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज के मेधांश सीरीज पार्ट 2 में। इसमें आप सभी को कितना प्रश्न देखने को मिलेगा? तो 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। आज थोड़ी सी जल्दी वीडियो बना दी है, तो शायद ये 30 मिनट में ही समाप्त हो जाए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही जल्दी से बोलने का प्रयास किया है। कल से थोड़ी स्लो बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, कुछ गड़बड़ भी हो जा रहा था। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिशप मैसिव। अंटार्कटिका को इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका को वैज्ञानिकों और अनुसंधानों को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। सेकेंड प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो यह धारा का मात्रक है। धारा एक अदिश राशि है। और अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? दूरी, चाल और दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। जबकि सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी कैसी हैं? तो ये सभी सदिश राशियाँ हैं। तीसरा प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और केंचुआ पालन को वर्मीकल्चर, रेशम पालन को सेलीकल्चर और मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है,
पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है हंगरी में। पंपाज कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। बेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। लानोज कहाँ पाया जाता है? तो यह वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। इस 22 में से 15 सदस्य जो है लोकसभा से संबंधित होते हैं, बाकी 7 सदस्य जो है कहाँ से चुनकर आते हैं? तो ये राज्यसभा से आते हैं। एक प्रश्न और यहीं पर याद रखेंगे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह विपक्ष का नेता होता है। और विपक्ष के नेता वर्तमान में अगर पूछे 18वीं लोकसभा के लिए कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं राहुल गांधी। कौन चुने गए हैं? तो राहुल गांधी जी चुने गए हैं 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता, जो कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ये 30 सदस्य जो है कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा से आते हैं। अगर पूछे कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य में कितने सदस्य राज्यसभा से आते हैं? तो 0 सदस्य आते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो ये लोकसभा से ही आते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य में से 15 लोकसभा से आते हैं, जबकि 7 राज्यसभा से आते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सभी के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का जो MP होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, इन सभी के लिए जो है 30 वर्ष चाहिए। बाकी लोग जो राज्यसभा के MP होते हैं या MLA होते हैं, उनके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर PM की बात करें, PM के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। नहीं सॉरी, एक सेकंड, जो PM के लिए होता है ये 25 वर्ष होता है। और अगर बात करें जो CM होते हैं, इनके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वोट डालने की उम्र वर्तमान में कितनी है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं बात करें शादी करने की उम्र कितनी है? तो 21 वर्ष है। यानी कि देश को तो 18 वर्ष में संभाल सकते हैं, लेकिन लड़कियों को जो है 21 वर्ष होने पर ही संभाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो यह जयशंकर कुरुप जी को मिला था। और किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो 11 लाख रुपए दिया जाता है। और साथ में वाग्देवी की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। अभी जो है नवीनतम 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो यह अमिताभ घोष को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां, ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के विलय के लिए। यानी कि हैदराबाद चाहता था कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं, तो इसको जो है भारत में विलीन करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। और कब चलाया गया था? तो 1948 में चलाया गया था। इसलिए हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो ध्यान रखेंगे, हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी? तो यह त्याग दिए थे 13 अप्रैल 1919 को। और इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी की जो है अवहेलना करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने भी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी थी। और इसके बाद जो है इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला था। 1922 में एक घटना हो जाती है जिसका नाम है चौरी चौरा घटना, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में यह स्थान है। और यहीं पर जो है 5 फरवरी को जो है पुलिस थाने में जो है आग लगा दी जाती है, जिससे पुलिसों की मौत हो जाती है। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है रोक दिया जाता है 1922 में। ठीक है, डेट याद रखेंगे कब होता है चौरी चौरा घटना? तो 5 फरवरी को होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सबसे छोटी कोशिकांग का क्या नाम है? तो सबसे छोटी कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो यह झिल्ली रहित होता है। 11वां प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ATP को। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि कोशिका का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोशिका का ऊर्जा का स्रोत है ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? जारवा, सेंटलीज, निकोबारी, ओरांग, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं।
बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग उसका दूधिया हो जाता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें कौन सी रंग को अगर प्रवाहित किया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो CO2 को मिलाने पर हो जाता है। ठीक है, किसको, तो CO2 को मिलाने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। कैस्कोग्राफ किसका मापन करता है। तो कैस्कोग्राफ से किसका मापन किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। किसका किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। 15वां प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में पूछे कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। तो 8 से कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, 6 भाषाएं, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया था किस संविधान के द्वारा, देख लेते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषा को जोड़ा गया था। तो 3 यहाँ से हो जाएगा, 1 यहाँ पे जोड़ा गया था। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो इसे नमक से याद रखेंगे। ठीक है, कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, नमक। एन से हो जाएगा नेपाली, एम से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। तो इन सभी 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसे याद रख सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसका ट्रिक होता है BDMS, ऐसे 3 से 4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा और इधर से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 भाषाएं हो जाएंगी। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 16वां प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब हटाया गया था। तो जो पहले संपत्ति का अधिकार था यह मूल संविधान में किस प्रकार से था, तो मूल अधिकार था। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अगर पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, और इसे हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और किस अनुच्छेद में रखा गया था, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया था। अगर बात करते हैं कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। और मूल अधिकार का अनुच्छेद पूछे कहाँ से है, तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन जब संविधान निर्माण के समय कितने थे, तो 7 मूल अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार 7वां था। इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। कब हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में होता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। अग्नाशय ग्रंथि में पूछे बीटा कोशिका का निर्माण होता है। तो बीटा कोशिका का अगर पूछे निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है अग्नाशय कोशिका में, अग्नाशय ग्रंथि में होता है। इंसुलिन की खोज पूछे किसने किया था, तो बेस्ट और बैटिंग ने किया था। और इंसुलिन की कमी से पूछे कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज, जिसे शुगर कहते हैं, हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी साहब थे। अभी वर्तमान में कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है अरविंद पनघड़िया जी। इसे आप याद रखेंगे। अगर 15वां पूछे कौन थे, तो NK सिंह थे। कौन थे, तो NK सिंह थे। इन्हें आप याद रखेंगे। इनका फुल फॉर्म हो जाता है नंद किशोर सिंह। 15वां कौन है, तो NK सिंह। 16वां कौन है, अरविंद पनघड़िया। पहले कौन थे, तो पहले वित्त आयोग थे NK सिंह नियोगी, KC नियोगी। 20वां प्रश्न है, सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और यह नदी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज है थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया, मैंने जो है करंट अफेयर क्वेश्चन में थोड़ी जल्दी प्रयास कर दी थी बोलने के लिए, जिससे प्रश्न जो है 17 से 18 मिनट में ही समाप्त हो गया था। और मुझे बोलने में भी थोड़ी सी मैं अटक जा रहा था। जल्दी बोलने से क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स जो है जैसे टफ होते हैं, तो उसको बोलने में थोड़ी सी अटकन महसूस होती है। तो इसलिए जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम है, आप इसे यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने बोला था कि जो आप लल्लन टॉप करवाते हैं उसका आंसर खुद लिख दिया करें, तो मैं इसको पहले से ही लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके पहले किसी बच्चे ने बोला था कि जो आप ये एक्सप्लेनेशन बाद में लिखते हैं इसको पहले से ही लिख दिया करें ताकि आसानी हो जाए और समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ।
ताकि आप सभी को समझने में, अगर आप सभी को इसका PDF भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर ध्यान रहे स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।